हाय दोस्तों, मैं दीपक कुमार ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास का जो सीरीज शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और उसमें हम लोगों ने जो प्रमुख विद्रोह हुए थे उसके बारे में समझा था, जिसमें कि हम लोगों ने दिल्ली में जो विद्रोह हुआ, मेरठ से शुरू होकर के जो दिल्ली में विद्रोह की लपट पहुंची, और उसके बाद में जिस तरह से लखनऊ, झांसी और कानपुर को पूरी तरह से विद्रोहियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो इस चीज को हम लोगों ने देखा था कल तक। आज का जो हम लोग का होने वाला है क्लास, उसमें जो प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ पे कि विद्रोह हुआ, और उसके बाद में वहां पे किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, प्लस में किस अंग्रेज सेनापति ने वहां पे विद्रोह का दमन किया था, तो इन सारी बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि हमने कल भी आप लोग को बताया था कि दिल्ली जो है, तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व अगर हम लोग देखें तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जो है, विद्रोही जब दिल्ली पहुंचे थे तो वहां पे उन्होंने बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो उस समय मुगल शासक थे, तो उन्हें अपना नेता चुना था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दिल्ली में अगर विद्रोह के वास्तविक नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें, वास्तविक, तो वास्तविक नेतृत्व विद्रोह का किसने किया था, तो बख्त खां ने किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बख्त खां मारेंगे। ठीक है, और अगर आपसे मान लेते हैं कि दोनों दे दे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां दोनों दे दे, तो उस स्थिति में दोनों हो जाएगा। अगली चीज यहां पे अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि दिल्ली में जो विद्रोह हुआ, तो दिल्ली में विद्रोह के दमन के लिए दो अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया था, जिसमें एक निकोलसन थे और एक हडसन। और निकोलसन के बारे में हमने बताया था कि निकोलसन जो है ये विद्रोहियों से लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, विद्रोहियों से लड़ते हुए कौन मारे गए थे, निकोलसन। और हडसन ने लास्ट में जो है इनके बहादुर शाह जफर के जो पुत्र थे और उनके जो पौत्र थे, तो उन सबको इन्होंने पकड़ करके और हत्या कर दी थी। और इस तरह से दिल्ली में विद्रोह जो है वो सितंबर 1857 तक ही शांत हो गया था। तो ये हम लोगों ने कल देखा था। अगला अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो विद्रोह की लपट पहुंची थी वो थी लखनऊ में। और लखनऊ में हमने आपको बताया था कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल ने किया था। और यहाँ पे विद्रोह के दमन के लिए मुख्य रूप से उस समय यहाँ पे उपस्थित थे हेनरी लॉरेंस, जो कि मारे गए थे। उसके बाद में दो और अंग्रेज सेनापति मारे गए थे, जिसमें से एक थे हैवलॉक और एक थे कर्नल नील। और बाकी लास्ट में अगर विद्रोह के दमन करने की बात करें तो यहाँ पे लखनऊ के विद्रोह का दमन जो है वो कैंपबेल ने किया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैंपबेल जो है, कैंपबेल ने यहाँ पे विद्रोह के दमन पूरी तरह से कर दिया था। बाकी जो अंग्रेज सेनापति गए थे इनसे पहले, वो कोशिश किए थे लेकिन विद्रोह को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाए थे, और अंततः वहीं पे वो मतलब कि मारे गए थे। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें तो तीसरे नंबर पे जो विद्रोह हुआ था वो था कानपुर के क्षेत्र में हुआ। और कानपुर के क्षेत्र में जैसा कि हमने आपको बताया था कि नाना साहेब जो थे, जो कि बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहेब, तो नाना साहेब ने यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था। और नाना साहेब का यहाँ पे सहायता किसने किया था, तो वो थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे जो है ये नाना साहेब के ही सेनापति थे। ठीक, और इन्होंने नाना साहेब की सहायता किया था यहाँ पे। और इस विद्रोह को भी दमन करना की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे विद्रोह का दमन किसने किया, तो वो भी कैंपबेल होंगे। यानी कि लखनऊ में कैंपबेल ने दमन किया था और कानपुर में भी किसने किया था, कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो झांसी और ग्वालियर का क्षेत्र जो है, इन दोनों क्षेत्रों में मुख्य रूप से विद्रोह के नेतृत्व करने की अगर बात आएगी तो ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था। जिसमें से पहली जो थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, जिनके बचपन का नाम मनु था। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपको हम बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है ये बनारस में हुआ था। ठीक है,
तो यहां से ये प्रश्न बनता है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी और ग्वालियर दो क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का सहायता जो है वो तात्या टोपे ने किया था। यानी कि तात्या टोपे जो है वो नाना साहेब से भी संबंधित थे और रानी लक्ष्मीबाई से भी इन्होंने नाना साहेब की भी मदद किया था और लक्ष्मीबाई का भी इन्होंने मदद किया था। और यहाँ पे हम लोग देखें तो झांसी के विद्रोह में, अगर विद्रोह के दमनकर्ता की बात करें तो झांसी के विद्रोह का दमन जो है वो हीरोज ने किया था। ठीक है, और हीरोज ने यहाँ पे हम लोग देखें तो झांसी और ग्वालियर इन दोनों क्षेत्रों में विद्रोह का दमन किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये आपके हो गए अगले। इसके बाद जो है बिहार का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण था। बिहार के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो एक काफी उम्र दराज के व्यक्ति थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, और उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें वीर कुंवर सिंह की उपाधि दी जाती है। ठीक है, ये 80 वर्ष की आयु में ये कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में जितने भी विद्रोही नेता थे उन सब में अगर सबसे अधिक उम्र के अगर नेतृत्व की बात की जाएगी तो हमारे वीर कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने यहाँ पे बिहार के खास करके जगदीशपुर, आरा और दानापुर का जो क्षेत्र था, शाहाबाद का जो रेंज था मेन, तो उस एरिया में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो है मतलब कि जाकर के और बरेली के जो मतलब बलिया का जो क्षेत्र था तो उस एरिया में भी ये जा करके और वहां पे भी इन्होंने विद्रोहियों को संगठित किया। ठीक है, और वहीं से आते समय जो है इनके बारे में कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करते समय, ठीक है, गंगा नदी को पार करते समय इनके बाह में गोली लग गई थी और इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में जो है अपने बाह को काट करके और गंगा मां को समर्पित कर दिया था, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफी बहादुर एक नेतृत्व करता थे। ये जगदीशपुर के जमींदार थे और इन्होंने बिहार के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और अगर बिहार के क्षेत्र में विद्रोह के दमनकर्ता की बात करें तो वो थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। यानी कि विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने बिहार के क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें तो अगले जो क्षेत्र थे वो थे फैजाबाद। और फैजाबाद की अगर हम बात करें तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने फैजाबाद जो अयोध्या का क्षेत्र है तो उधर इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह के अगर दमनकर्ता की हम बात करें तो वो थे कैंपबेल। तो यहाँ पे एक बात देखिए कि कैंपबेल ने यहाँ पे लखनऊ में भी विद्रोह का दमन किया था और कैंपबेल ने कानपुर में भी किया था। और यहाँ पे हम लोग देखें तो जो फैजाबाद का क्षेत्र था तो फैजाबाद के क्षेत्र में भी कैंपबेल ने ही विद्रोह का दमन किया। ठीक है, अगला इसके बाद में देखें तो इसके बाद जो क्षेत्र था वो था इलाहाबाद और बनारस। ठीक है, और इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में विद्रोही नेता जो थे वो थे लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो वो थे लियाकत अली। और यहाँ पे अगर विद्रोह के दमनकर्ता की बात करें तो वो थे कर्नल नील। ऐसा कहा जाता है कि बनारस जो क्षेत्र है तो बनारस के क्षेत्र में जो औरतें और बच्चे थे तो उनको भी यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया था, मार दिया गया था। ठीक है, विद्रोह के दमन करते समय अंग्रेजों के द्वारा। अगली बात, अगला जो क्षेत्र था वो था बरेली। और बरेली में खान बहादुर खान इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यहाँ पे कैंपबेल, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग से जितने विद्रोह हो रहे हैं सारे के सारे विद्रोहों का दमन तो यही कर रहे थे, तो कैंपबेल ने ही इस विद्रोह का भी दमन किया था। तो इस तरह से कैंपबेल ने कहां कहां दमन किया तो लखनऊ, कानपुर, उसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पे फैजाबाद और बरेली, 4 क्षेत्रों में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, अगली चीज, बड़ौदा एक क्षेत्र था जो बागपत क्षेत्र में पड़ता था। बागपत जो परगना था उस क्षेत्र में पड़ता था बड़ौदा, उत्तर प्रदेश में ही। और यहाँ पे हमने बताया था कि एक व्यक्ति थे, एक ग्रामीण थे, ये एक ऐसे व्यक्ति है, मतलब एक आम ग्रामीण थे, एक आम नागरिक थे इस क्षेत्र के।
ये कहीं के ना तो जमींदार थे और ना ही कहीं के राजा थे और ना ही कोई सैनिक थे। ऐसा कहा जाता है 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के द्वारा कि यह विद्रोह जो है ये सैनिकों के द्वारा किया गया मात्र एक विद्रोह था। कुछ लोग कहते हैं कि इनमें जो भी राजा सम्मिलित हुए थे वो अपने स्वार्थ के लिए सम्मिलित हुए थे, इसलिए इसको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो कि नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ से एक बात हम लोग कह सकते हैं कि शाहमल चूंकि ना तो इनका किसी शाही घराने से संबंध था और ना ही ये कोई सैनिक थे और ना ही कोई जमींदार थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस विद्रोह में काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और हम लोग जैसे कि कल देखे थे कि इन्होंने विद्रोह के लिए विद्रोह करने के लिए गांव के लोगों को संगठित किया और जो लगभग इनके आसपास के जो 84 लगभग गांव थे तो उन सभी गांवों के मुखिया को और ग्रामीणों को संगठित करके इन्होंने विद्रोह में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था। तो इस तरह से ये एक आम नागरिक थे जिन्होंने कि विद्रोह में जो है काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और यहाँ पे विद्रोह को इन्होंने काफी ज्यादा नेतृत्व किया था बड़ौदा के क्षेत्र में। और यहाँ पे अगर इनके दमन की बात करें तो इनका जो दमन है वो किए थे डनलप, ठीक है, डनलप ने इस विद्रोह का दमन किया था। इसके बाद और भी कुछ क्षेत्र थे जहां पे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह हुए। इसमें हम लोग देखें तो एक कोटा था जो कि राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान में कोटा में हुआ था विद्रोह। ये भी पूछेगा आपसे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्रोह जो 1857 की क्रांति का प्रभाव पड़ा था या 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह हुआ था। तो ये था कोटा, और कोटा में दो व्यक्ति थे जिसमें एक थे जयदयाल और दूसरे थे हरदयाल। तो जयदयाल और हरदयाल ने कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण यहां से हो गया। इसके बाद असम के क्षेत्र में भी विद्रोह हुआ था और उड़ीसा में भी हुआ था। असम के क्षेत्र में मनीराम दत्त ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और उसके बाद में उड़ीसा के क्षेत्र में सुरेंद्र साई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। मनीराम दत्त जो है इनको आगे चल के जो है कलकत्ता में ले आकर इनको फांसी दे दिया गया था, जबकि सुरेंद्र साई जो है सुरेंद्र साई ने जब देखा कि सब जगह जो है विद्रोह धीरे धीरे शांत होने लगा तो इस स्थिति में सुरेंद्र साई ने स्वयं लास्ट में जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पे विद्रोह का प्रभाव रहा और वहां पे किसने विद्रोह का नेतृत्व किया और किसने विद्रोह का दमन किया था। इन सारी बातों को हम लोगों ने अभी देखा। इसको आप लोग एक बार मतलब जो है इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 1857 की क्रांति के बारे में, तो 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हम लोग देखे थे फैजाबाद क्षेत्र, ठीक है, फैजाबाद। तो फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो अज्जीमुल्लाह जो है उन्होंने किया था, सॉरी उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्लाह, तो मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया था, ठीक है। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध इन्होंने क्या जारी किया था, तो फतवा जारी किया था। ये मौलवी थे एक, और इन्होंने अपना जो है मुस्लिम इस्लाम धर्म के आधार पे अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने फतवा जारी किया था। हालांकि एक और महत्वपूर्ण चीज, ये एक ऐसे विद्रोही नेता थे कि इनके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था, ठीक है, 50,000 का इनाम रखा गया था मौलवी अहमदुल्लाह पे, जो कि फैजाबाद में जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके बाद अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें तो 1857 के विद्रोह के समय
1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों को प्रेरित करने के लिए एक झंडा गीत की रचना हुई थी, और उस झंडा गीत की रचना जो है वो अजीमुल्लाह ने किया था। ठीक है, झंडा गीत। तो झंडा गीत की रचना किसने किया था? तो ये थे अजीमुल्लाह। ठीक है, अजीमुल्लाह ने जो है यहाँ पे झंडा गीत की रचना की थी। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का जो सचित्र वर्णन है, ठीक है, सजीव जो वर्णन है वो किसने किया था? तो लंदन टाइम्स के एक पत्रकार थे। ठीक है, लंदन टाइम्स के एक पत्रकार थे जिनका नाम था माइकल रसेल। ठीक है, माइकल रसेल। तो माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया था, सचित्र वर्णन किया था, सजीव वर्णन किया था। जो है किसने? तो लंदन टाइम्स के पत्रकार थे जिनका नाम क्या था? तो माइकल रसेल। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के बारे में देखा। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज हम आप लोग को बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाना साहेब जो हैं, तो नाना साहेब ने कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था, और कानपुर के क्षेत्र में ही उन्होंने अंग्रेजों से जो है एक कहा जा सकता है कि एक विश्वासघात के तौर पर उन्होंने अंग्रेजों का जो है कत्लेआम मचाया था, जिसको हम लोग सती चौरा की घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, सती चौरा। तो सती चौरा की घटना जो है ये किससे संबंधित है? तो ये नाना साहेब से संबंधित है। इसमें हुआ ये था कि सती चौरा नामक स्थान पर अंग्रेजों को नाना साहेब ने ये विश्वास दिलाया था कि वो उनको जो है सुरक्षित वहां से मतलब बाहर निकाल देंगे, वहां से पार हो जाने देंगे। और जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो इन्होंने जो है अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जिसको इन्होंने मारा था। तो इस तरह से ये नाना साहेब के ऊपर जो है, नाना साहेब के इतिहास पर एक कलंक के रूप में माना जाता है। हालांकि आपको हम बता दें कि जब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने दमन करना शुरू किया था, तो उस स्थिति में दो ऐसे नेता थे, दो ऐसे नेतृत्वकर्ता थे जो कि यहां से उनको मतलब पकड़ा नहीं गया था और ना ही मारा गया था। वो यहां से पलायन कर गए थे, यहां से भाग गए थे और भाग करके नेपाल चले गए थे। और नेपाल जाने वालों में अगर हम लोग देखें तो दो नेता थे, जिसमें एक थी बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल, और इसके बाद में दूसरे थे नाना साहेब। ठीक है, तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल जो हैं, ये दोनों 1857 की क्रांति में जब इन्होंने देखा कि इनकी पराजय हो चुकी है और ये मतलब पकड़े जा सकते हैं, तो उस स्थिति में ये दोनों जो हैं ये नेपाल चले गए थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में देखा। इसके बाद में हम आपको बता दें कि 1857 की क्रांति में जो असफलता के कारण थे उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो 1857 की क्रांति में असफलता के जो कारण थे उसको थोड़ा सा हम लोग देखें। असफलता के अगर कारण की बात की जाए तो जैसा कि हम लोग शुरू से देखें कि इस विद्रोह में सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत जो है वो सैनिकों ने किया था। ठीक, और सैनिकों की अगर बात करें तो उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, तो उस सेना की कई टुकड़ियां थी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टुकड़ियां थी। और उसमें हम लोग देखें तो जो बंगाल का क्षेत्र था, बंगाल का जो क्षेत्र था, तो वहां के सैनिकों ने सिर्फ ये विद्रोह किया था। ठीक है, जो विद्रोह हुआ इसमें सिर्फ और सिर्फ कहां के सैनिक शामिल थे? तो बंगाल के सैनिक सिर्फ शामिल थे। ठीक, और बंगाल और अवध के जो सैनिक शामिल थे, तो ये तो मतलब कि दो पार्ट हो गए जो कि विद्रोह का समर्थन कर रहे थे, विद्रोह में भाग ले रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, एक तरफ बंगाल और अवध के जो सैनिक हैं ये विद्रोह में शामिल हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो गोरखा,
इसके बाद में सिख, गोरखा, सिख, और उसके बाद में और भी जो रेजिमेंट थे, खास करके जो राजस्थान के क्षेत्र में जो जमींदारों की सेनाएं थी, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं ये समर्थन कर रहे थे। किसका? तो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। और अंग्रेजों का समर्थन करने के कारण जो है ये सैनिक जो है ये बंगाल और अवध के सैनिकों के खिलाफ इन्होंने लड़ा और विद्रोह के दमन में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण कि जो विद्रोह था 1857 का वो पूरी तरह से देशव्यापी नहीं बन पाया था। पहली चीज कि यहां से जो है विद्रोह की असफलता का पहला कारण तो ये देख लिए हम लोग कि सभी जगह के पूरे मतलब कि जितने भी सैनिक थे सारे के सारे सैनिक इस विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। एक तरफ जहां बंगाल और अवध के सैनिकों ने विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, वहीं दूसरी तरफ गोरखा, सिख, ये सब जो भी सैनिक थे इन्होंने विद्रोह में अंग्रेजों का ही साथ दिया था। ठीक है, अगला चीज अगर हम लोग देखें तो जो अंग्रेजी सेना जो अंग्रेज जो थे तो अंग्रेजों ने भारत में अपना एक समर्थक वर्ग खड़ा कर लिया था जिसको हम लोग जानते हैं जमींदार वर्ग के नाम से। ठीक है, तो जमींदार जो थे, जमींदारों को अंग्रेजों ने काफी ज्यादा पावर दे रखे थे, कर वसूलने का अधिकार भी दे रखा था, तो इसलिए मैक्सिमम जो जमींदार थे तो जमींदारों ने इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ न देकर के और अंग्रेजी सेना का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसलिए यह विद्रोह का दूसरा जो असफलता का कारण है वो जमींदार वर्ग को भी माना जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी रहे, जैसे कि अगर हम लोग बिहार के क्षेत्र की ही बात करें तो बिहार में जो वीर कुंवर सिंह जिनका हम लोगों ने अभी नाम सुना, तो वीर कुंवर सिंह चूंकि एक जमींदार ही थे और वो अंग्रेजों की नीतियों से नाखुश थे और उन्होंने जो है इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक है, और विद्रोह में आरा और बिहार के क्षेत्र का जो है नेतृत्व भी उन्होंने किया था। अगला देखें तो इस समय जो शिक्षित वर्ग था, ठीक है, जो शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग जो था, तो इन्होंने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अंग्रेज अगर आए हैं तो अंग्रेजों के आने से भारत में शिक्षा का विकास हुआ है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है, प्लस में भारत के आधुनिकीकरण के लिए इनका ये मानना था कि भारत के आधुनिकीकरण के लिए जो है अंग्रेजी सत्ता का यहाँ पे बने रहना ज्यादा जरूरी था राजाओं की अपेक्षा, क्योंकि राजा जो थे, जो भी देसी रियासतें थी, जो भी छोटे छोटे राजा थे, तो वो देश को अलग अलग टुकड़ों में बांट के रखना चाहते थे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखें तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो है इनका सोच एक तरह से सही भी था। ठीक, और इनका ये मानना था कि अगर ये राजा यहाँ पे अंग्रेजों से जीत गए तो उस स्थिति में भारत के फिर से कई टुकड़े हो जाएंगे, कई छोटे छोटे इसमें राज्य बन जाएंगे, और अंग्रेज जो है तो अंग्रेज यहाँ पे पूरे देश को संगठित करके रखे हैं, ऐसा इनका मानना था। और इसलिए ये जो वर्ग था, शिक्षित वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, तो इन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था और विद्रोहियों का साथ इन्होंने नहीं दिया था। तो ये भी एक कारण हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर अगला हम लोग कारण देखें तो वो था कुशल नेतृत्व की कमी। ठीक है, कुशल नेतृत्व की कमी। और यहां पे हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने अभी विद्रोह का स्वरूप जो देखा था, जो विस्तार देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता हुए थे। यानी कि ये विद्रोह जो है भले ही बहुत अधिक क्षेत्रों में इसका विस्तार रहा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी एक ऐसा इस विद्रोह को नेता नहीं मिल सका, विद्रोहियों को एक ऐसा कोई भी नेता, योग्य नेता नहीं मिल पाया जो कि पूरे सारे के सारे क्षेत्र को एक साथ संगठित करके और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को और ज्यादा जो है नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व प्राप्त प्रदान कर सके। तो ये एक सबसे बड़ी कमी रह गई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता हुए और पूरे एक संगठित नेतृत्व का यहाँ पे अभाव रहा। यहाँ पे इस विद्रोह के बारे में अगर हम लोग देखें तो एक अंग्रेज व्यक्ति हैं जिनका नाम था जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस ने इस विद्रोह के बारे में कहा है
कि अगर विद्रोहियों के पास एक संगठित नेतृत्व होता तो शायद हम विद्रोहियों से कभी जीत नहीं पाते और भारत में जो है हमारा सत्ता उस समय ही समाप्त हो गया होता। ये जॉन लॉरेंस ने इस विद्रोह के बारे में कहा है, क्योंकि यहाँ पे विद्रोहियों को जो है एक योग्य नेता की कमी खल गई थी। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला विद्रोह की असफलता का कारण जो मुख्य था वो था आधुनिक हथियारों की कमी। ठीक है, आधुनिक हथियारों की कमी। तो जैसा कि हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को जहां विद्रोहों के दमन के लिए आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए, तोपखाना उपलब्ध कराए गए, वहीं भारतीय जो विद्रोही थे वो पारंपरिक हथियारों का प्रयोग करते रहे युद्ध के दौरान, विद्रोह के दौरान। और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना था 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों की असफलता का। ठीक है, तो ये मुख्य कारण थे जिसको हम लोगों ने देखा अभी 1857 की क्रांति के बारे में। इसके बाद में अब जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम के बारे में। ठीक है, 1857 की क्रांति के परिणाम, और परिणाम के बारे में दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता दें। सबसे पहली चीज कि इस विद्रोह से पहले तक की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक, इससे पहले किसका शासन था 1857 के विद्रोह से पहले? तो 1857 के विद्रोह से पहले यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो कि 1857 की क्रांति के बाद में एक अधिनियम लागू किया गया था भारत में 1858 में, जिसको हम लोग जानते हैं भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया? तो समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट यहाँ पे नेतृत्व स्थापित हो गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का नेतृत्व स्थापित हो गया, यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी थी, तो महारानी का यहाँ पे शासन स्थापित हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है भारत से समाप्त हो गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का मुख्य परिणाम ये था कि यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। अगला चीज, इस विद्रोह के बाद में एक और परंपरा का समाप्ति हुआ था और वो था मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश। तो मुगल वंश जो चला आ रहा था काफी ज्यादा वर्षों से, तो उस मुगल वंश को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। और जैसा कि हमने जब बता रहे थे हम आपको बहादुर शाह जफर के बारे में, तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि मुगल वंश को इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया और जो बहादुर शाह जफर थे, तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके और उनको रंगून भेज दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। और इस तरह से पूरी तरह से मुगल सत्ता जो है यहाँ पे समाप्त हो गई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इस विद्रोह के जांच के लिए कि आखिर विद्रोह क्यों हुआ और क्या आखिर सुधार करने पड़ेंगे, तो इन कंडीशन की जांच करने के लिए, परिस्थितियों को समझने के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे हम लोग जानते हैं पील आयोग के नाम से। ठीक है, पील आयोग। तो ये भी आपसे पूछेगा कि 1857 के विद्रोह की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो आपका हो जाएगा पील आयोग। और पील आयोग की सिफारिश पर, चूंकि ये विद्रोह की शुरुआत जो है हम लोगों ने देखा था कि सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, ठीक, जो कि आगे चल के काफी ज्यादा विस्तृत हो गया था। तो इसमें इस आयोग की सिफारिश ये रही, मुख्य सिफारिश, कि जैसा कि हमने विद्रोह के शुरुआत में ही बताया था, जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था इस विद्रोह के बारे में, तो उस समय ही हमने बताया था कि इससे पहले जो है सेना में खास करके बंगाल और अवध के क्षेत्र के सैनिकों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा थी।
तो इसके आधार पर जो है बंगाल, इस आयोग ने सिफारिश किया कि जो बंगाल और अवध के जो सैनिक हैं, तो बंगाल के अवध के सैनिकों की संख्या में कमी लाई जाए। ठीक, तो बंगाल और अवध के जो सैनिक थे तो उन सैनिकों की संख्या में कमी की गई, और बाकी जिन रेजिमेंट ने अंग्रेजों का साथ दिया था, खास करके गोरखा, इसके बाद में आपका हो जाएगा सिख, तो इन सभी सेनाओं की संख्या में जो है वृद्धि की गई। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रावधान रहे इस आयोग के। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि जो भारत की सेना थी, ठीक है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को इस आयोग की सिफारिश पर धर्म और जाति, तो धर्म और जाति के आधार पर संगठित किया गया। ठीक, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया, तो धर्म और जाति के आधार पर, अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के आधार पर इस आयोग की सिफारिश पर सेना का संगठन किया गया था। ठीक है, तो ये प्रमुख परिणाम हुए थे 1857 की क्रांति के, जो हम लोगों ने अभी देखा। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में, 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में किसने क्या कहा है, इससे संबंधित बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं। तो वो कौन कौन से बुक्स लिखे गए हैं, उनके लेखक क्या हैं और उनका मत क्या था, इन सारी बातों को अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, या जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, तो उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के क्या मत रहे और इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया था किसके द्वारा, इन सारे कथनों को एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो स्वरूप के बारे में, विद्रोह के स्वरूप के बारे में जो भी स्टेटमेंट दिए गए, जो भी कथन प्रस्तुत किए गए, जो भी सिद्धांत दिए गए, उन सारी बातों को देखें। तो सबसे पहला इसमें हम लोग ये देखें कि इस विद्रोह के बारे में दो ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने कि इसके बारे में कहा था कि ये हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा जो है ये ईसाइयों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था या फिर एक धर्म युद्ध था। और सबसे पहली बात कि इसमें जो सबसे पहला जो कथन दिया था वो थे L.E.R. रीज। ठीक है, L.E.R. रीज, और L.E.R. रीज ने इस विद्रोह के बारे में कहा था कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों का, ठीक है, या फिर ये इन्होंने कहा था कि यह धर्मांध ईसाइयों, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था, इनका ये कहना था। धर्मांध, इन्होंने यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम समुदाय जो था तो उनको इन्होंने यहाँ पे धर्मांध कहा था, और कहा था कि यह विद्रोह जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसने 1857 की क्रांति को ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था, तो आपके कौन हो जाएंगे, L.E.R. रीज होंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो कथन दिया गया था वो था बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा, और इन्होंने कहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिर्फ और सिर्फ सिपाही विद्रोह। क्योंकि इसमें जैसा कि हमने देखा भी कि सिपाहियों ने भले ही इस विद्रोह का शुरुआत किया था, लेकिन आगे चल के इसमें अनेक राजा भी शामिल हुए थे, अनेक जमींदार भी इसमें शामिल हुए थे, और अगर हम लोग देखें तो आम नागरिक भी इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे अवध के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही विद्रोह, इसको कहना गलत ही होगा, जैसा कि इनका मानना था। इन्होंने ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। और ये कथन किसका था, तो ये था बेंजामिन डिज़रायली का। ठीक है, इसके बाद में जो अगला कथन दिया गया था 1857 की क्रांति के बारे में, तो वो ये था कि
1857 की क्रांति जो है ये एक मतलब जो भारतीय इतिहासकार थे आरसी मजूमदार, इनके ही द्वारा ये मत दिया गया था। और इनसे ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा कि 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो वो होंगे आपके आरसी मजूमदार। और इनका कहना था कि ये कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ठीक है। इनका ये मानना था कि ये जो है 1857 का विद्रोह जो है ये प्रथम विद्रोह नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी अनेक विद्रोह, इनका कहना था कि इससे पहले भी अनेक विद्रोह हो चुके थे। जैसे कि हम लोग इसके बाद में जो हम लोग अगला क्लास करेंगे तो उसमें देखेंगे कि पाबना विद्रोह और भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे इस विद्रोह से पहले। तो इनका यही कहना था कि इस विद्रोह से पहले भी तो भारत में अनेक विद्रोह हो चुके थे, तो इस तरह से ये विद्रोह कोई पहला विद्रोह नहीं था, पहला चीज। दूसरा चीज इनका ये मानना था कि ये विद्रोह जो है ये राष्ट्रीय भी नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में इस विद्रोह का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं रहा था। सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे, पूर्वी भारत के जो क्षेत्र थे और पश्चिमी भारत के जो क्षेत्र थे, तो इन क्षेत्रों में इस विद्रोह का विस्तार रहा था। और इसलिए आरसी मजूमदार का कहना था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था और न ही ये कोई स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर स्वतंत्रता संग्राम होता तो फिर जो राजा यहाँ पे शामिल हो रहे थे उनको एकजुट होकर लड़ना चाहिए था। इनका ये मानना था कि सारे के सारे राजा भले ही इसमें शामिल हुए थे, इस विद्रोह का समर्थन किए थे, लेकिन इस विद्रोह में उनके शामिल होने के पीछे एक स्वार्थ था, उनका एक पर्सनल जो है अपना एक व्यक्तिगत स्वार्थ था, और इसके कारण वो इस विद्रोह में शामिल हुए थे, न कि इस विद्रोह का उनका उद्देश्य था भारत को आजाद कराना, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था। तो इस तरह से जो आरसी मजूमदार है, तो आरसी मजूमदार का कहना था कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। ये किसका कहना था, तो आरसी मजूमदार का। और आरसी मजूमदार जो हैं ये 1857 की क्रांति के जो हैं सरकारी इतिहासकार रहे हैं, ठीक है। अगली चीज, यहाँ इनसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला चीज, अगला जो कथन दिया गया था वो दिया गया था सीले के द्वारा, और इन्होंने कहा था कि यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। इनका यह मानना था कि इसमें कोई भी देशभक्ति की भावना नहीं थी, ये सिर्फ सिपाहियों के द्वारा जो है एक काफी उदंडता पूर्वक और स्वार्थ पूर्वक किया गया सिपाही विद्रोह था, ठीक है। ये किसका कथन था, तो ये सीले के द्वारा कहा गया था, सीले ने कहा था, जो कि ब्रिटिश इतिहासकार थे। अगला अगर हम लोग देखें तो इस विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ सिपाही विद्रोह था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये जॉन लॉरेंस के बारे में हमने देखा। अगला एक कथन इसके बारे में कहा गया था टीआर होम्स के द्वारा, और इन्होंने कहा था कि यह जो है 1857 का विद्रोह जो है ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था, जिसमें उन्होंने सभ्य की संज्ञा ब्रिटिशर्स को दिया था और बर्बर लोगों की संज्ञा जो है वो भारतीयों को दिया था, जो कि भारतीय जो भी हिंदू और मुस्लिम जो इस विद्रोह में शामिल हुए थे, तो उनके लिए इसने बर्बर का प्रयोग किया था और अंग्रेजों के लिए सभ्य का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टीआर होम्स का कथन क्या था कि यह विद्रोह जो है ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। अगला जो कथन दिया गया था वो था बीडी सावरकर का, और इन्होंने इस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और इनका यह मानना था कि यह विद्रोह जो है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया एक सुनियोजित संघर्ष था, ठीक है। तो ये किसका कथन था, तो ये था आपका बीडी सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर का। और लास्ट जो इसके बारे में कथन दिया गया था वो दिया गया था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा, और इनका ये मानना था कि 1857 का विद्रोह जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये प्रमुख कथन थे जो हम लोगों ने देखा 1857 की क्रांति के बारे में। इसके बाद में और भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से बुक्स 1857 की क्रांति के बारे में लिखे गए हैं,
और उसमें किसने क्या कहा है, वो सारी बातों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो है, अब हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई थी, उन सारी पुस्तकों के बारे में और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में। ठीक है, इस कड़ी में सबसे पहला जो हम लोग पुस्तक देखने वाले हैं वो है बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था, और इनके द्वारा लिखे गए जो बुक था उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने क्या लिखा था? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, अगला जो बुक लिखा गया था वो लिखा गया था एरिक थॉमस स्टोक्स के द्वारा, और इस बुक का नाम था द पीजेंट एंड द राज। ठीक है, एरिक थॉमस स्टोक्स के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? तो वो लिखा गया था द पीजेंट एंड द राज। ठीक है, अगला जो बुक है वो है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, और ये लिखा गया था अशोक मेहता के द्वारा। ठीक है, अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। ठीक, उसके बाद में अगला जो बुक लिखा गया था वो लिखा गया था आर.सी. मजूमदार के द्वारा, और इन्होंने लिखा था द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, आर.सी. मजूमदार ने कौन सा बुक लिखा था? द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक, और इसके बाद में अगला जो हम लोग देखें तो वो था सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859। ठीक, और ये लिखा गया था शशि भूषण चौधरी के द्वारा। ठीक, इसके बाद में जो अगला बुक था वो था द हिस्ट्री ऑफ सिपॉय। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, और ये लिखा गया था जॉन विलियम काय के द्वारा। ठीक, इसके बाद में जो अगला बुक है जो हम लोग देखेंगे वो है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, और ये लिखा गया था एक जिनको कि हम लोग जानते हैं समाजवाद के जनक के नाम में भी, समाजवाद के जनक के नाम से, और उनका नाम था कार्ल मार्क्स, और इनके ही एक सहायक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। तो फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर के लिखा है कौन सा बुक? फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। ठीक, और इसके बाद में एक और बुक है उसका नाम है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, और ये लिखा गया है सर सैयद अहमद खां के द्वारा, जो कि आगे चल के इनके बारे में हम लोग जो समाज सुधार आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इनके द्वारा एक आंदोलन भी कंडक्ट किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अगला जो बुक लिखा गया था वो लिखा गया था द सिपॉय म्यूटिनीज 1857 और ए सोशल एनालिसिस, और ये लिखा गया था एच.पी. चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक, और लास्ट जो हम लोग बुक देखने वाले हैं वो है 1857, इस बुक का नाम था और इसको लिखा था एस.एन. सेन ने। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बुक्स थे जो हम लोगों ने देखा 1857 की क्रांति से संबंधित। हमको उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी।